नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। कश्मीर में आज सेना के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी। सेना ने लश्कर के कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया है। अबू दुजाना सेना की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था और लश्कर का कश्मीर का कमांडर था। ये बड़ी कामयाबी, 30 लाख रुपए का इस पर इनाम भी था। ये कश्मीर में आतंक की चिता की अग्नि है। सेना के मिशन ऑल आउट की पूर्णाहुति का धुआं है। कश्मीर के खूंखार आतंकवादी और लश्कर तैयबा के कश्मीर के कमांडर अबू दुजाना के खात्मे की आग है। आजादी की सालगिरह वाले अगस्त महीने की पहली तारीख को ही सेना ने अबू दुजाना को घेरकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलवामा के हरकीपोरा गांव के इसी घर में छिपा था अबू दुजाना और उसकी आतंकी साथी आरिफ नबी डार। अबू दुजाना अरसे से सुरक्षा बलों के रडार पर था। इस बार पक्की खबर मिली तो फौज ने तड़के करीब 4:30 बजे ही इलाके को घेर लिया। फोर्स ने उस घर को घेर लिया जिसमें चूहे की तरह छिप कर बैठा था अबू दुजाना। खुद को घिरा देखकर अबू दुजाना घर के भीतर से ही फायरिंग करता रहा। फोर्स ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। 5 बार सुरक्षा बलों के हाथों से भाग निकलने वाले अबू दुजाना को फौज अब कोई मौका नहीं देना चाहती थी। इतना बड़ा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। गोलियां दोनों ओर से चल रही थी, धमाके भी हो रहे थे। ऐसे में सेना ने अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल किया। उस घर को ही आग लगा दी जिसमें अबू दुजाना छिपा हुआ था। सेना की ये रणनीति काम आई। घर में आग की लपटों के बीच दोनों आतंकियों का दम घुटने लगा। मजबूरन उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। फिर क्या था, संगीनों से तड़तड़ाहट की आवाजें गूंजी और देखते ही देखते कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी गोलियों से छलनी हो गया। खबर आई थी कि किसी एक घर में हकड़ीपुरा गांव जो पुलवामा जिले में है, वहां 2 लश्कर के टेररिस्ट जिसमें अबू दुजाना टॉप कमांडर भी है, उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके घर को कार्डन किया। उसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और उसमें ये 2 डेड बॉडीज मिली हैं विद लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड वन ऑफ देम इज दुजाना। और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन से आर्मी, जेके पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर इसको अंजाम दिया। और ये सुबह करीब 4:45 बजे जो है वो कॉर्डन डाला गया था और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है लगातार 7:30 बजे से चल रहे थे। अब ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ है। बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड एंड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। अबू दुजाना का खात्मा कश्मीर में आतंक के खिलाफ सरकार और सेना की लड़ाई में सबसे बड़ी कामयाबी है। इसकी वजह भी है। बुरहान वानी और अबू कासिम के बाद घाटी में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा था अबू दुजाना। अबू कासिम के मारे जाने के बाद लश्कर ने अबू दुजाना को बनाया था कमांडर। अबू कासिम के मारे जाने के बाद कश्मीर में लश्कर के सभी ऑपरेशनों को अंजाम देने का जिम्मा अबू दुजाना पर ही था। अबू दुजाना ने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। उसके सिर पर सेना ने 30 लाख का इनाम घोषित किया था। हाफिज सईद का लाडला था दुजाना। उसके मारे जाने के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई। अबू दुजाना आतंकी संगठनों में भटके हुए नौजवानों को भर्ती करवाता था। उसकी मौत के बाद नौजवानों के आतंकी बनने की घटनाओं में कमी आई। सियासत और सत्ता के गलियारों में भी अबू दुजाना के खात्मे की गूंज रही। किसी ने सेना का हौसला बढ़ाया तो किसी ने कश्मीर में अमन की उम्मीद जताई। अच्छी कामयाबी है। ऐसी चीजें होंगी तो अमन आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो हैं खत्म हो और हम लोग आज़ादी का सांस ले सकें। हमारे सुरक्षा बलों ने जो भी कार्रवाई कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और सख्ती के साथ कदम जो उठाने का आवश्यकता है वही कर रहे हैं। सेना ने कश्मीर में आतंक के सफाई की राह में सबसे बड़े रोड़े को साफ कर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी आतंकी के मारे जाने के बाद पत्थरबाजी हुई। श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरी महिलाओं और स्कूली छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। आतंक के इस पोस्टर बॉय के मारे जाने के बाद से घाटी में तनाव का माहौल है। फौज हर तरह के हालात से निपटने के लिए चौकस है। श्रीनगर में शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ अशोक सिंह, दिल्ली आज तक। अबू दुजाना की फितरत में अय्याशी थी।
उसकी बीवी के साथ अलावा एक गर्लफ्रेंड और कई सारी लड़कियों से उसके रिश्ते थे। वो कश्मीर में बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ भी डाला करता था। व्हाट्सएप पर घंटों वो लड़कियों से बातचीत किया करता था, लेकिन अय्याशी ही उसकी काल की वजह बन गई। गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया अबू दुजाना। लड़कियों के शौक ने दोज़ख में पहुंचा दिया। दुजाना की मौत के पीछे लव, सेक्स और धोखा। कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय अबू दुजाना महज 26 बरस का था, लेकिन उसके तरह तरह के कारनामे कश्मीर की वादियों में गूंज रहे हैं। सुरक्षा बलों से हथियार छीन लेने से लेकर कश्मीर में बहू बेटियों की इज्जत लूट लेने तक के चर्चे हैं। लड़कियों का रसिया था अबू दुजाना। उसके बारे में ऐसी भी खबरें आई हैं कि वो जहां भी रात में रुकता था, किसी भी घर में घुसकर लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करता था। हरकीपोरा, जहां सुरक्षा बलों ने अबू दुजाना का खात्मा किया, उसी हरकीपोरा में दुजाना की ससुराल भी थी। चर्चा यह भी है कि वो यहां अपनी बीवी रुकैया से मिलने आया था। हरकीपोरा में उसकी बीवी रहती थी, लेकिन बीवी के अलावा पुलवामा में भी उसका एक लड़की शाजिया के साथ चक्कर चल रहा था। पिछले कई दिनों से पुलिस अबू दुजाना पर निगाहें रखी हुई थी। दुजाना अक्सर अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों से मिलने जाया करता था। सेना के इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी हैंडलर से अबू दुजाना की बातचीत का ब्यौरा भी मिला है, जिसमें फातिमा नाम की एक लड़की का नाम आया था। अबू दुजाना फातिमा नाम की लड़की से फोन पर बात करता था। व्हाट्सएप पर दुजाना फातिमा से घंटों चैट करता था। अबू दुजाना के आका सैफुल्लाह साजिद जट ने दुजाना से कई बार ताकीद की। सैफुल्लाह दुजाना से कहता था, फातिमा से बातचीत में होशियार रहो। सेना ने अबू दुजाना के मोबाइल का आईपी एड्रेस भी तलाश कर लिया था। पाकिस्तान में बैठा लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह साजिद जट अबू दुजाना को होशियार करता रहा कि वो फातिमा से दूर ही रहे, लेकिन अबू दुजाना पर तो फातिमा का भूत सवार था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें दुजाना फातिमा का व्हाट्सएप नंबर मांग रहा था। फातिमा का व्हाट्सएप नंबर भेजो, लेकिन उसे बातचीत करने में होशियार रहो, क्योंकि उसका नंबर एक्सपोज हो चुका है। मेरी राय है कि फातिमा से बातचीत के लिए एक नया सिम खरीद लो। हथियारों का इंतजाम कराओ, अहमद वाला काम करना है। 2 सहयोगियों को हथियारों की खेप लेने के लिए तैयार करो। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अबू दुजाना लगातार पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका सैफुल्लाह साजिद जट से संपर्क में था और जो लड़कियां लगातार उससे बातचीत कर रही थी, उसको लेकर के सैफुल्लाह साजिद जट ने अबू दुजाना से कहा था कि होशियार हो जाइए, लड़कियों से बात कम करिए। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसके फोन को ट्रैप कर रही थी और उसके बाद जिस तरीके से इस आतंकी को मार गिराया गया, उसमें साफ तौर पर इसके फोन कॉल्स ने सबसे ज्यादा मदद की है। सिर्फ फातिमा ही नहीं, सेना को ऐसी जानकारी मिली है कि फातिमा के अलावा अबू दुजाना की कई और लड़कियों से नाजायज रिश्ते थे। दरअसल पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी पिछले दिनों तब मिली जब दुजाना अपना iPhone 7 एक कार में छोड़कर भाग निकला था। उसी फोन से फोर्स को उसके तमाम ठिकानों और उसके तमाम रहस्यों का पता चला था। सेना के इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात अबू दुजाना अपनी बीवी रुकैया के साथ था, जहां सुबह ही वो सेना के एनकाउंटर में मारा गया। उसकी मौत के पीछे गर्लफ्रेंड का चक्कर भी अहम वजह थी। लश्कर के आतंकियों के लव, सेक्स और धोखे का ये खेल नया नहीं है। जुलाई 2016 में बुरहान वानी भी अपनी पूर्व प्रेमिका के टिप पर मारा गया था। 2012 में सोपोर में लश्कर का आतंकी अब्दुल्ला गनी भी अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया था। लश्कर के आतंकी अबू ताला को सुरक्षा बलों ने शिवपुरा में मौत के घाट उतार दिया था। उसकी टिप भी उसकी गर्लफ्रेंड ने ही दी थी। जाहिर है लश्कर के कई पोस्टर बॉय अपनी अय्याशियों के चक्कर में जान गंवा बैठे हैं। बुरहान वानी से लेकर अबू दुजाना तक सिलसिला बदस्तूर जारी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। अबू दुजाना ने 5 बार सेना को छकाया। कभी पत्थरबाजों ने उसे बचा लिया तो कभी अपनी चालाकी की वजह से वो सेना से बच निकला, लेकिन इस बार वो फंस गया अपनी एक कमजोरी की वजह से।
5 बार सुरक्षा बलों के चंगुल से निकलकर भागने वाला अबू दुजाना आखिरकार मारा गया, लेकिन उसके खात्मे की कहानी भी दिलचस्प है। अबू दुजाना बेहद शातिर था। वो तो अपना मोबाइल तक दूसरे आतंकियों के हाथों में थमा देता था ताकि वो सुरक्षा बलों के हाथ ना आ पाए। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, अय्याशी, और सुरक्षा बलों ने उसकी इसी कमजोरी को पकड़कर उसके खात्मे का ताना बाना बुना। He had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words, he had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now, that no such persons will be there to harass them anymore. दुजाना पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी रुकैया और शाजिया से मिलने आ रहा था। पुलिस ने दोनों घरों पर दुजाना के आने जाने की टाइमिंग पर नजरें जमा रखी थी। बाकी का काम उसका वो iPhone 7 कर गया जिसका IP एड्रेस पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के पास था, जिससे उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस हो रही थी। Today, as the co-commander has already said, we received information in the wee hours of the morning about their presence. अबू दुजाना को पकड़ने के लिए सेना ने पिछले दिनों कई ऑपरेशन चलाए थे, लेकिन कभी स्थानीय लोगों की पत्थरबाजी के चलते तो कभी किसी और वजह से दुजाना भागने में कामयाब हो जाता। इस बार उसके मोबाइल फोन से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली थी। अबू दुजाना का आईफोन उसकी मौत की बड़ी वजह बना। पिछले एक ऑपरेशन के दौरान अबू दुजाना का स्मार्टफोन सुरक्षा बलों के हाथ लग गया। उसके बाद उसके आईफोन को खंगाला गया और उसके नंबर को ट्रैकिंग पर लगा दिया गया। आखिरकार आज उसकी सही लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। सेना ने अबू दुजाना के ठिकाने को तड़के ही घेर लिया था। इसके बाद आसपास के घरों को खाली करवा लिया गया। सुबह 8:30 बजे के आसपास सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ, जो आतंकी अबू दुजाना के खात्मे के साथ ही था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। और अब खबर चीन की धमकी की। चीन भारत को धमका रहा है। चीन ने अपनी सेना का शक्ति प्रदर्शन करके भारत को चेतावनी दी है और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति सैनिक की वर्दी में आकर ये कहते हैं कि हम किसी से डरेंगे नहीं, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है ड्रैगन की हर धमकी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उसकी सेना से मुकाबला करने के लिए। डोकलाम विवाद के बीच चीन का ये शक्ति प्रदर्शन। जी हां, इन तस्वीरों का मकसद साफ है कि कहीं ना कहीं चीन भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन में झुरिहे मिलिट्री बेस पर निकाली जा रही चीन की इस मिलिट्री परेड में वो अपने हथियार भी हिंदुस्तान को दिखा रहा है। आप भी देख सकते हैं कि कन्वेंशनल मिसाइलें, न्यूक्लियर मिसाइलें जैसे इन हथियारों की नुमाइश ऐसे कर रहा है जैसे कि वो जंग के लिए तैयार हो। हम आपको बता दें कि 1 अगस्त चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA का स्थापना दिवस है और इस बार चीन आर्मी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। PLA दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और बीते 1 साल में चीनी आर्मी ने हथियार, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बेहतर किया है। चीन की आर्मी ने अपना रूप बदला है। 7 मिलिट्री जोन बनाए हैं, 5 नए थिएटर कमांड बनाए हैं, 3 नई अटैक फोर्स तैयार की गई है। लेकिन चीन ने अपनी आर्मी में इतने बदलाव क्यों किए हैं? आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इसका पूरा सच बताएंगे। तो ये भी बताएंगे कि भारत चीन बॉर्डर की कमांड किसके जिम्मे है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आर्मी डे परेड पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्या कहा। बेहद गौर से सुनिएगा। 为拥有这样的英雄部队
感到骄傲和自豪。全国各族人民为拥有这样的英雄军队感到骄傲。 तो सुना आपने, आर्मी परेड में शी जिनपिंग चीनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। चीन की न्यूज एजेंसी की माने तो ऐसा पहली बार हुआ है जब खुद राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना की वर्दी पहनकर सैन्य टुकड़ियों का मुआयना किया। खास बात यह भी है कि इस बार चीन ने आर्मी डे परेड 1 अगस्त से पहले ही निकाली। 1949 के बाद ये पहली बार है जब 1 अगस्त से पहले ही चीनी फौज ने स्थापना दिवस का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान चीनी फौज ने अपने आधे से ज्यादा हथियार या उपकरण दुनिया को दिखाए तो अपनी परमाणु मिसाइल और स्टेल्थ विमान की ताकत भी पेश की। हम आपको बता दें कि भारत, चीन, भूटान के बीच ट्राई जंक्शन कहलाने वाले डोकलाम का विवाद पिछले 1.5 महीने से जारी है। जिस तरह से चीन अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में टकराव होने के आसार हैं। चीन की आर्मी का इरादा डोकलाम में फौजी संघर्ष का है और इसकी जिम्मेदारी पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड को दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि पीएलए के 1/3 सैनिक इसी कमांड में तैनात हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड इंडिया से लगे बॉर्डर पर तैनात है। इसमें तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ अक्साई चीन आता है। इंडियन आर्मी और चीन की आर्मी के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें एक बार पहले भी आ चुकी हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि चीन कितनी भी ताकत दिखा ले, भारतीय सेना चीन से डरने वाली नहीं। और अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई तो बहुत मुमकिन है कि चीन पहाड़ों तक ही सीमित रहे, लेकिन इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। मुकाबला बराबरी का है। भारतीय सेना मोबिलिटी में पीछे है तो संख्या में आगे। 2.5 लाख से अधिक सैनिकों वाली सेना की 3 कोर उत्तर पूर्व की सुरक्षा में तैनात है। चीन और भारत के नक्शे पर आप दोनों की ताकत इस तरह से समझ सकते हैं। चीन के भारत से जानबूझकर उलझने के 3 कारण हैं। पहला, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से भारत का खुद को अलग कर लेना। दूसरा, अमेरिका से भारत की नजदीकी चीन को खलती है क्योंकि चीन और अमेरिका में ठनी हुई है। इसके अलावा चीन की आर्मी का एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बताया जा रहा है और वो प्लान ये है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 2049 में अपनी स्थापना के 100 साल मनाएगी। उसे देखते हुए जिनपिंग सरकार ने अब तक चीन का नया नक्शा, जिसमें तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, उसके हिस्से तैयार करने का प्लान बनाया है और इसी के लिए चीन की आर्मी में बड़े बदलाव किए गए। चीनी मीडिया भी लगातार भारत के खिलाफ तल्ख लहजे का इस्तेमाल कर रहा है। उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल पहले तक ऐसा नहीं था। चीन नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में अपना दखल बढ़ाकर भारत को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्रैगन की हर चाल पर नजर रखी जा रही है। चीन को इंटरनेशनल शिकस्त देने के लिए प्लान भारत का भी तैयार है। आज तक ब्यूरो। चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की हिमाकत की है। चीन एक बार फिर से युद्ध चिल्ला रहा है, लेकिन चीन भारतीय सैनिकों के हौसलों से वाकिफ नहीं है, क्योंकि चीन कितना भी युद्ध चिल्ला ले, भारतीय सेना और भारतीय सैनिक उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान से अपनी बात मनवाने के लिए चीन हर चाल चल रहा है। अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। हथियारों के दम पर भारत को पीछे धकेलकर विश्व बिरादरी में अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता है। फिर भले ही इसके लिए उसे बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, जंग के मैदान में ही क्यों ना कूदना पड़े, विश्व युद्ध जैसे हालात ही क्यों ना बनने लगे। लेकिन इंतहा तो तब हो गई जब हिंदुस्तान को घेरने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा चीन अपनी हद से गुजर गया। भारत के सब्र का इम्तिहान लेने के लिए एक बार फिर घुसपैठ का मंजन घिसा, मगर अफसोस उससे इस बार भी झाग नहीं निकली। जी हां, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर विवादित इलाके में चीन ने घुसपैठ की, वो भी ठीक उस वक्त जब भारत कहने से अजीत डोभाल चीन रवाना होने वाले थे।
ये घटना 25 जुलाई की बताई जा रही है। सुबह करीब 8:30 बजे आईटीबीपी के जवानों का इस इलाके में चीनी फौज के साथ आमना सामना हो गया। 10 से 11 की संख्या में चीनी सैनिक बाराहोती के इलाके में करीब 300 मीटर तक अंदर घुस आए। आईटीबीपी के जवानों के एतराज के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए। आपको बता दें कि बाराहोती का ये इलाका भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। दोनों देशों के लोग इलाके का इस्तेमाल चारागाह के तौर पर करते हैं। दोनों देशों की फौजें इस इलाके में तैनात नहीं है। इलाके में आईटीबीपी बिना यूनिफॉर्म और हथियारों के गश्त करती है। बाराहोती दरअसल ऐसा एरिया है जो कि 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चारागाह है। इसको दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। इस इलाके में चीन की तरफ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक घुसपैठ की गई। बाद में आईटीबीपी की तरफ से इसका विरोध किया गया। उसके बाद चीनी सैनिक वापस चले गए। ये उसी बाराहोती की तस्वीरें हैं जहां से कुछ दूरी पर चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए हमारी सेना मुस्तैद है। आईटीबीपी के जवान अंगद की तरह पैर जमाए खड़े हैं। आज तक की टीम 25 जुलाई को हुई चीनी घुसपैठ से पहले ही यहां पहुंच चुकी है। अपने कैमरामैन योगेंद्र सिंह से कहेंगे कि वो पूरा इलाका दिखाएं जहां पर बर्फ की चादर फैली हुई है। पूरा आप इस इलाके को देख सकते हैं कि जिस इलाके से ये हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, यहाँ की घाटियां काफी सक्रिय है और इस इलाके से जाना काफी खतरनाक होता है। लेकिन जहां तक जवान पहुंचते हैं वहां तक आज तक की टीम भी आपको पहुंचा रही है। उत्तराखंड की सीमा पर चीनी घुसपैठ की यह तीसरी वारदात है। बाराहोती में इससे पहले चीन का एक हेलीकॉप्टर भी घुस आया था, लेकिन तब भी भारत ने विवाद को गहराने नहीं दिया था। तो इस बार भी भारत की कोशिश यही है, लेकिन घुसपैठिए चीन की बार बार ऐसी हरकतों को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या है? जानकारों की माने तो ये सब कुछ भारत पर दबाव बनाने का ही एक हिस्सा है। भारत कभी किसी की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं करता, तो वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बखूबी जानता है। लिहाजा चीन को गीदड़ भपकियां देनी बंद करनी चाहिए और विवादों के निपटारे के लिए कूटनीतिक रास्ता ही अख्तियार करना चाहिए, वरना ताकत का घमंड चकनाचूर होते भी वक्त नहीं लगता। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 लोगों की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इन लोगों को डंडों से पीटा जा रहा है, लात भूसों की बरसात की जा रही है और आरोप ये है लव जिहाद का। इतनी बुरी तरह से पीटना कहाँ की इंसानियत है? अगर ये गुनहगार है तो देश में कानून नाम की भी कोई चीज है, लेकिन ना तो यहाँ कानून की परवाह है और ना ही इंसानियत की। यहाँ तो डंडा हाथ में है और इस लड़के की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। ठूस ठूस कर डंडे डंडे से पीटा जा रहा है। ये देखिए कैसे एक शख्स ने इस लड़के के बाल पकड़ रखे हैं और एक शख्स बिना सांस लिए इस पर दे दनादन लाठियां बरसा रहा है। तस्वीरें मेरठ की हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। काली टी शर्ट में इस लड़के का मुंह तो लोगों ने थप्पड़ों से लाल कर दिया। पिटाई से ये लड़का पनाह मांग रहा है, लेकिन थप्पड़ों की इस पर बरसात हो रही है। ये तस्वीर भी मेरठ की ही है और इस पिटाई कांड के पीछे की पूरी कहानी भी सुन लीजिए। इन दोनों लड़कों को इतनी बेरहमी से आखिर क्यों पीटा गया? सबसे पहले काली टी शर्ट वाले के बारे में बताते हैं। इस लड़के पर आरोप है कि ये लव जिहाद कर रहा था। एक नाबालिग लड़की को अपने नाम रवि बताकर उसे प्रेम जाल में फंसा रहा है और लड़की के साथ लड़की के परिजनों ने इसे देख लिया तो इसकी धुनाई शुरू कर दी। इस लड़के का नाम जुबैर है। 2 लड़के मुस्लिम और 2 लड़के हिंदू यहाँ बातें कर रही थी। राह चलते व्यक्ति ने पूछा कि कौन, तो उन्होंने जो नाम बदल बदल कर बताए और उनमें से एक लड़का पकड़ा गया और एक लड़का दोनों लड़कियों को लेकर चला गया। माने सीधा सीधा लव जिहाद का विषय है। स्कूली लड़की, स्कूली छात्राएं थी, स्कूली की यूनिफॉर्म में थी, 13-14 साल की आयु की थी और माने नाम बदलना, इसको क्या कहेंगे? इसको तो सीधा सीधा लगता है कि यह धर्मांतरण का विषय है, यह लव जिहाद का विषय है। अब बजरंग दल की मौजूदगी और लड़के पर लगे आरोप कितने सही हैं, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। इसमें जिस आदमी की पिटाई हुई है उसने पहले 1-10 साल की लड़की की छेड़खानी करी थी। उसके घर वालों के वजह से उसके खिलाफ दर्ज हुई, उसमें गिरफ्तारी हुई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसको जेल गया था।
अब दूसरे लड़के की पिटाई के पीछे की कहानी भी सुनिए। इस लड़के को लाठियों से इसलिए पीटा गया क्योंकि इस पर छेड़खानी का आरोप है। कहा जा रहा है कि ये लड़का गलियों में कपड़े बेचने का काम करता था और कपड़े दिखाने के बहाने इसने एक लड़की से छेड़खानी की और लड़की के घर वालों ने इसे पकड़ लिया और वही हिसाब बराबर कर दिया। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत और शांत चंबा आजकल अशांत और गुस्से में है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची से रेप हुआ। आरोप स्कूल के टीचर पर लगा और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। टीचर्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, पत्थर चले और गुस्से की आग अभी शांत नहीं हो रही। एक शांत रहने वाला शहर इस तरह से उबलने लगेगा शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन जब पहाड़ों के बीच सबसे घिनौना अपराध हुआ तो पूरे शहर की शांति भंग हो गई। और देख सकते हैं कि सड़कों पर आक्रोश है। गुस्से की चिंगारी गलियों से लेकर बाजारों तक पहुंच चुकी है। जी हां, तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की चंबा की हैं और इस क्रोध की वजह है एक मासूम बच्ची से बलात्कार। जी हां, शिमला की गुड़िया के बाद अब चंबा में एक स्कूल की बच्ची के साथ उसी के टीचर ने रेप किया है। इस वारदात के बाद पूरा चंबा शहर उबल पड़ा है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कार्रवाई हो रही है, जो क्राइम करेगा, कोई कानून को तोड़ेगा, उसको कानून के मुताबिक ही सजा मिलेगी। चंबा के तीसा इलाके में सरकारी मॉडल स्कूल में स्कूली छात्रा के साथ उसी के शिक्षक ने ज्यादती की। जब इस बात की खबर पीड़ित लड़की के घर वालों को मिली तो उन्होंने गुस्से में स्कूल के टीचरों की पिटाई कर डाली। इस मारपीट से एक टीचर 2 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, जिसका असर ये हुआ कि बहुत से लोग बेगुनाह टीचर्स के हक में खड़े हो गए और उन्होंने आक्रोश रैली निकाली। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कुछ लोगों ने इस आक्रोश रैली पर पथराव कर दिया। अब ये मामला 2 पक्षों के बीच का हो गया। एक मासूम बच्ची के साथ रेप पर गुस्सा है तो दूसरा पक्ष बेगुनाह टीचर्स की पिटाई के खिलाफ खड़ा है। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। खबरदार लेकर अब से कुछ ही पलों में आपके साथ होंगी श्वेता सिंह। देखते रहिए आज तक।